सो हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि जिन भी बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा मिलते रहें। जो भी नया वीडियो आएगा आप तुरंत पता कर पाओगे। ओके, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ दिस टॉपिक। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेकेंड हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। थर्ड हम इसमें देखेंगे वेरिएशन of electron gain enthalpy in a period and down the group. फोर्थ हम इसमें कुछ ट्रिक्स देखेंगे। सो ट्रिक्स to remember electron gain enthalpy of second and third period। और लास्ट में हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस देखेंगे। एक्सेप्शनल केसेस और एक और टॉपिक हम इसमें देख लेंगे, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ओके, सो दिस इज़ द स्कोप ऑफ द वीडियो। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? इट इज़ द एनर्जी चेंज व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मोनोवेलेंट एनियन। ओके, तो पहले डिफाइन कर लेते हैं। इट इज़ द एनर्जी चेंज व्हेन an isolated gaseous atom gain an electron to form monovalent anion। राइट, क्या मतलब हुआ कि सपोज़ मेरे पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ए गैस। ओके, अब ये जो आइसोलेटेड गैसियस एटम है इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये ए माइनस गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो अब इस इलेक्ट्रॉन गेन करने के टाइम पे ये जितनी भी एनर्जी
लगाएगा या जो भी एनर्जी चेंज होगी उस एनर्जी चेंज को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ओके, सो व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, राइट, ड्यूरिंग दिस गेन whatever is the energy change to form monovalent anion, this energy change is called electron gain enthalpy. Okay, now ये जो electron gain enthalpy है इसी को हम electron affinity भी कहते हैं। okay, so this electron gain enthalpy is also called इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको EA बुलाते हैं, राइट। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज इट मेजर्स द एफिनिटी ऑफ द एटम फॉर द एडेड इलेक्ट्रॉन, कि वो जो इलेक्ट्रॉन उस एटम में ऐड हो रहा है, ठीक है, तो उस एटम के पास उस इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी एफिनिटी है। ओके, because it measures the affinity of the atom for the added electron, right? अब हम इसकी यूनिट देख लेते हैं। सो यूनिट क्या है इसकी? इसको अलग अलग यूनिट्स में एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट्स आर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन किलो जूल पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड यूनिट्स। ओके, नाउ अब ध्यान से सुनो। मान लो कि मेरे पास एक एटम है, से क्लोरीन। ओके, अब ये जो क्लोरीन एटम है, इस क्लोरीन एटम ने गैसियस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। ओके, और ये Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो यहाँ पे जो एनर्जी चेंज होगा वो क्या होगा? इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। ओके, तो यहाँ पे जो डेल H होगा, ओके, ध्यान रखना कि जब भी एनर्जी रिलीज होती तो उसको नेगेटिव साइन से शो किया जाता है। सो डेल HEG इज नेगेटिव, राइट। तो ऐसे जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जिनमें एनर्जी रिलीज होती है, उनको हम एक्सोथर्मिक या फिर यहाँ पे एक्सोअर्जिक प्रोसेस कहते हैं। ओके, सो इफ एनर्जी इज रिलीज्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोअर्जिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, एक और केस समझ लो कि अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ओके, तो मेरे पास सपोज एक एग्जांपल है, से आर्गॉन इन गैसियस स्टेट इट इज एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, राइट, और Ar माइनस गैस बना रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि आर्गॉन नोबल गैस है, उसका वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड है, सो इट इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग द इलेक्ट्रॉन। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है और आप चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन ले, तो आपने एनर्जी लगा के उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना पड़ेगा, और ऐसे केस में जो डेल HEG है वो पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स आप उसकी एनर्जी बढ़ा रहे हो। ओके, तो इफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, if
energy is absorbed, the process is called endoergic और एंडोथर्मिक, राइट। तो अब हमने क्या समझा कि अगर कोई एटम ईजिली इलेक्ट्रॉन गेन कर पा रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन डिफ़िकल्टी से गेन कर पा रहा है तो जितनी डिफ़िकल्टी से गेन करेगा उसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन डालेंगे। अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से गेन कर पा रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी, अगर कम डिफ़िकल्टी से गेन कर पा रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम नेगेटिव हो जाएगी। तो जितना ईजिली इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा उतना ज़्यादा नेगेटिव। ओके, एक और इंपॉर्टेंट केस देखो। सपोज मेरे पास ऑक्सीजन है, ओके, मेरे पास ऑक्सीजन एटम है गैसियस स्टेट में, और इस ऑक्सीजन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे जो एनर्जी चेंज होगा वो कितना होगा, डेल एच ई जी इज इक्वल टू -141 किलो जूल पर मोल, राइट। तो क्या हुआ, क्योंकि डेल एच ई जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब है कि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुई, इसका मतलब है ऑक्सीजन ईजिली एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पा रहा है। ओके, नाउ अब उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, वो O माइनस गैस के फॉर्म में आ चुका है, अब आप इसको एक इलेक्ट्रॉन और देना चाह रहे हो, ठीक है। तो आप देखो ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल हो गया और ये सेकेंड शेल हो गया। ओके, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सेकेंड शेल में 1 2 3 4 5 6 थे इलेक्ट्रॉन्स, राइट। एक इलेक्ट्रॉन जब आया तो इनके बीच का जो गैप है वो कम हुआ, जब इनके बीच का गैप कम हुआ तो ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुए और इन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को रिपेल करना शुरू किया, राइट। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को, इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को इन्होंने एक्मोडेट कर लिया। ओके, तो अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब ये एक और इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया, बोल रहा है यार मुझे भी एक्मोडेट कर लो, है ना। अब आप देखो ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा इनके बीच का गैप कम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर एक और इलेक्ट्रॉन आता है तो एक और इलेक्ट्रॉन के लिए ये गैप और भी कम होगा, तो इसका मतलब है इनके बीच का रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो ये जो एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये नहीं चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करे, ठीक है। तो यहाँ पे जब O2 माइनस बनेगा तो जो डेल एच की वैल्यू होगी, ध्यान से देखो, जो डेल एच की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, डेल एच ई जी इज इक्वल टू प्लस 780 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, इट एक्सपीरियंसेस लॉट ऑफ रिपल्शन फ्रॉम द ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर मेरे पास कोई मोनोवेलेंट एनियॉन है ना, ये मोनोवेलेंट एनियॉन है, राइट, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो मोनो हो गया, ठीक है। सो मोनोवेलेंट एनियॉन अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो पॉजिटिव होगी। क्यों होगी, क्योंकि द एडिशनल इलेक्ट्रॉन it experiences lot of repulsion from the already present electron. ओके, तो इसको लिख लेते हैं, the electron gain enthalpy value for a monovalent
anion is positive because the second electron experiences a lot of repulsion from the already present electrons. ओके राइट, तो हमको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है टू ओवरकम दिस रिपल्शन. ओके राइट, तो ये हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है. राइट, नाउ वी विल सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ओके, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख लो. फर्स्ट फैक्टर है एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज. ओके, अब एटॉमिक साइज के ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कैसे डिपेंड करती है समझो. अगर एटॉमिक साइज बड़ा, दैट मीन्स जो वैलेंस शेल है वो न्यूक्लियस से दूर. राइट, if atomic size is bigger, distance between the valence shell and nucleus कैसा होगा? ज़्यादा होगा. ठीक है, अगर डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस शेल एंड न्यूक्लियस ज़्यादा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस शेल कम. सो न्यूक्लियर चार्ज लेस. ठीक है, और अगर न्यूक्लियर चार्ज कम तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी कम होगी, क्योंकि न्यूक्लियर जितना स्ट्रांगली आउटर इलेक्ट्रॉन को या जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको अट्रैक्ट करेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी. ओके, सो न्यूक्लियर चार्ज लेस तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम. राइट, तो हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर एटॉमिक साइज बड़ा तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो छोटी. राइट, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज. क्लियर है? ओके, so electron gain enthalpy is inversely proportional to atomic size. okay, next factor देख लो. next factor है nuclear charge. so second factor nuclear charge और effective nuclear charge लिख लो इसको. effective न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम Z इफेक्टिव करके बुलाते हैं. ओके, तो फिर से वही चीज़ यहाँ से रिपीट हो जाएगा कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फॉर द वैलेंस शेल ज़्यादा. ठीक है, और अगर न्यूक्लियस ज़्यादा स्ट्रांगली वैलेंस शेल को अट्रैक्ट कर रहा है इसका मतलब है जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ जाएगी या ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी. ओके, सो इफ Z इफेक्टिव इज मोर देन न्यूक्लियर और Z इफेक्टिव तो न्यूक्लियर चार्ज है ही, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है ना. तो हमने क्या कंक्लूड किया कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव.
ठीक है, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ईजिली उस एटम के अंदर आ पाएगा, और जितना ज़्यादा ईजिली इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर आएगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ओके, थर्ड फैक्टर देखो, थर्ड फैक्टर है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो थर्ड फैक्टर शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, तो शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? मतलब देखो, मान लो कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है और ये सेकंड शेल है, और यहाँ पे एक और थर्ड शेल है, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए, और थर्ड शेल में सपोज 1 इलेक्ट्रॉन आया, राइट। तो अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन है, इसको ये जो शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। ये ऐसे ही है जैसे कि यहाँ पे एक टीचर है और यहाँ पे बच्चे रो में बैठे हुए हैं, राइट। तो टीचर भी यहाँ बैठा है, बच्चे भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो जो लास्ट रो वाले बच्चे हैं वो टीचर के डायरेक्ट आई टू आई कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे, है ना। तो लास्ट बेंच वाले बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, टीचर को पता ही नहीं चल पा रहा है ना, क्योंकि टीचर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ही नहीं, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा, बिकॉज इनके बीच में एक ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है जो कि इनको शील्ड कर रहा है। ओके, तो अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम ऑन द वैलेंस शेल, तो इसका मतलब है कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो ईजिली अंदर नहीं आ पाएगा, है ना। और अगर ईजिली अंदर नहीं आ पाएगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी कम एनर्जी रिलीज होगी, है ना। सो अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा तो न्यूक्लियर चार्ज कम, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी? कम, नेगेटिव, है ना। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट हो जाएगी। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। ओके, अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम, नेगेटिव। ओके, एक और फैक्टर देख लो। नेक्स्ट फैक्टर है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कैसे डिपेंड करती है समझ लो। ये जो शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को शील्डिंग इफेक्ट में कुछ भी डाउट है तो आप वो वीडियो रेफ़र कर सकते हो, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ओके, राइट। तो अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास नोबल गैस है, ओके। ये जो नोबल गैस है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट। अब कोई इसके पास आया कि यार मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहा है, आप एक इलेक्ट्रॉन मेरे से ले लो, तो नोबल गैस लेगा क्या? नहीं लेगा, है ना। क्यों नहीं लेगा? वो बोलेगा यार मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट है, मैं स्टेबल हूँ, तो मैं क्यों एक इलेक्ट्रॉन लेके अनस्टेबल होऊंगा, राइट। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसने क्या बोला? उसने जो है ना बंदूक निकाली, बोला नहीं लेना पड़ेगा आपको, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हम एनर्जी लगा के एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। तो जितना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उतना डिफ़िकल्टी से वो एटम इलेक्ट्रॉन लेगा और
उतनी ज़्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सो इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल then nucleus will not accept electron easily, okay, and electron gain enthalpy will be positive, okay, right। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, राइट, ओके। तो these are some of the points in which we have seen कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू को इफेक्ट कर पाते हैं, राइट। नाउ वी विल सी द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक पीरियड में और एक ग्रुप में, ओके। सो एक पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू में क्या वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, राइट। तो देखो, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं एक पीरियड में, ठीक है, तो क्या होता है कि एटम का साइज छोटा होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, है ना। जब एटॉमिक रेडियस छोटा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा, ज़्यादा इजी होगा न्यूक्लियस को एक आउटर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में, है ना। सो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, क्यों, एज Z effective increases, okay, and atomic size decreases, right। तो एक पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसका ऑर्डर क्या हो जाता है, देखो, it follows the order, क्या ऑर्डर फॉलो करती है, ऑर्डर, ओके। तो क्या ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हेलोजेंस के लिए होगी, हेलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद फिर ऑक्सीजन की, ठीक है, मीन्स ऑक्सीजन फैमिली की, ऑक्सीजन फैमिली लिख लो, ओके। उसके बाद फिर कार्बन फैमिली, ओके। उसके बाद फिर नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ओके। अब इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, केवल नाइट्रोजन को छोड़ के, ठीक है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, राइट। उसके बाद फिर मेटल्स ऑफ ग्रुप 13, मेटल्स ऑफ group 13, then
मेटल्स ऑफ ग्रुप 1, ओके। उसके बाद फिर मेटल्स ऑफ ग्रुप 2, राइट, एंड देन ज़ीरो ग्रुप, राइट। तो ये ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, ओके। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सीक्वेंस देखें सेकेंड पीरियड में, तो सेकेंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सीक्वेंस क्या हो जाता है, देखो। सो सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सीक्वेंस of electron gain enthalpy in second period क्या हो जाएगा, देखो। बेरिलियम लेस दैन नाइट्रोजन लेस दैन लिथियम लेस दैन बोरॉन लेस दैन कार्बन लेस दैन ऑक्सीजन लेस दैन फ्लोरीन, ओके। तो इसको याद करने की ट्रिक देख लो क्या है। ट्रिक है बेनली बेकॉफ है, ओके। बेनली बेकॉफ है, राइट। और थर्ड पीरियड के साथ हम इसको रिलेट कर लेंगे, ठीक है। तो एक राइम बन जाएगा, सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड के लिए सीक्वेंस क्या हो जाएगी, देखो। मैग्नीशियम लेस दैन सोडियम लेस दैन एल्यूमिनियम लेस दैन फॉस्फोरस लेस दैन सिलिकॉन लेस दैन सल्फर एंड लेस दैन क्लोरीन, ओके। तो अब इसकी पूरी राइमिंग बना लेते हैं। बेनली बेकॉफ है और मेघना आप की सिस्टर कल से फरार है, ओके। सेकेंड और थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की सीक्वेंस बहुत बार मेंस में, नीट में आई हुई है, ओके। तो आप अच्छे से इसको याद कर लो। याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी है। बेनली बेकॉफ है और मेघना आपकी सिस्टर कल से फरार है, ओके, राइट। अब एक ग्रुप में देख लो क्या वेरिएशन देखने को मिलता है। सो वेरिएशन इन अ ग्रुप। तो एक ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ओके। और साइज इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, ओके। सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप
the electron gain enthalpy decreases as Z effective decreases. ओके, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, राइट, एंड साइज इंक्रीजेस, राइट। तो अगर हम एक ग्रुप में आते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो कम हो जाती है। कम हो जाती का मतलब है कम नेगेटिव हो जाती है। ओके, राइट। अब हम देख लेते हैं कि कुछ एक्सेप्शनल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, तो एक्सेप्शंस देखो, हमने क्या बोला कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव होती है, ठीक है, लेकिन फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्लोरीन से कम होती है। ओके, कार्बन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सिलिकॉन से कम होती है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फास्फोरस से कम होती है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर से कम होती है। ओके, तो इसका रीज़न देख लो क्या है। हम एक क्लोरीन से समझ लेते हैं, ठीक है, ये आपको बहुत बार एग्जाम में भी आएगा। ओके, और पीछे आया भी हुआ है। तो अगर हम क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू देखें तो ये फ्लोरीन से ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है, इवन दो फ्लोरीन एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फिर भी। ओके, तो होता क्या है फ्लोरीन का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। ओके, फ्लोरीन का जो साइज होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक साइज जो होता है वो अराउंड 72 पिकोमीटर का होता है। ओके, और जो क्लोरीन का जो साइज होता है वो होता है अराउंड 99 पिकोमीटर का, राइट। दोनों के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, लेकिन फ्लोरीन का वैलेंस शेल थर्ड शेल है और क्लोरीन का वैलेंस शेल थर्ड शेल है और फ्लोरीन का वैलेंस शेल सेकेंड शेल है। तो थर्ड शेल होने की वजह से इसका जो साइज है वो बड़ा है और इसका साइज कंपैरेटिवली छोटा है। अब इतने बड़े साइज में 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, है ना, और इतने छोटे में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में पहले से ही गैप बहुत कम है। अब अगर 8th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करता है तो ये गैप और कम हो जाएगा, है ना, तो उस केस में इनके बीच में रिपल्शन बढ़ेगा, है ना। तो ये जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है ये 8th इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। अगर आप क्लोरीन का केस देखो तो क्लोरीन के केस में ये जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच का जो गैप है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे रिपल्शन बहुत कम है ना। तो 8th इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजिली इस वैलेंस शेल में एंटर कर पाता है, राइट। तो जितना ईजिली कोई इलेक्ट्रॉन एंटर कर पाएगा उतनी ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो हम इसको एक बार पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी value of chlorine, okay, is more negative than फ्लोरीन। ओके, क्लोरीन के केस में ये जो वैल्यू आती है ये आती है -349 किलो जूल पर मोल। ओके, और फ्लोरीन के केस में ये जो वैल्यू आती है ये आती है -328 किलो जूल पर मोल, राइट। तो आप देख पा रहे हो कि क्लोरीन ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करके एनर्जी रिलीज कर पा रहा है या ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर पा रहा है। ओके, तो इसका रीज़न क्या हो गया? This is because
साइज ऑफ फ्लोरीन, जैसा हमने देखा 72 पिकोमीटर, इज स्मॉलर दैन क्लोरीन 99 picometer. Okay, so this results in greater crowding of electron in small space around the nucleus in fluorine. Okay, and the attraction for the outside electron कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा कंपेयर टू क्लोरीन. ठीक है, जिसका साइज बड़ा है और क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस है कंपेयर टू क्लोरीन, in which size is large and electron crowding is less. ओके, तो क्लोरीन ज़्यादा ईजिली इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता है दैन फ्लोरीन, इवन दो फ्लोरीन इज द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द टेबल. ठीक है, राइट. ओके, अब लास्ट में पॉइंट्स टू रिमेंबर. पॉइंट्स टू रिमेंबर. तो पॉइंट्स टू रिमेंबर में देख लो कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव है. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, क्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू. ओके, और ये कितनी है, -349 किलो जूल पर मोल. ओके, राइट. नेक्स्ट क्या पॉइंट है, समझो कि ऐसे एटम जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, या तो ज़ीरो होगी या बहुत कम नेगेटिव होगी. ओके, सो एटम्स with stable electronic configuration, right, have electron gain enthalpy either 0, less negative और पॉजिटिव होगी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, elements with higher ionization enthalpy have higher negative electron gain enthalpy. okay, जिनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी एक्सेप्ट फॉर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, सो एलिमेंट्स with higher ionization enthalpy will have more negative electron gain enthalpy except for stable electronic configuration. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी ज़्यादा नेगेटिव. ठीक है, ओके.
नेक्स्ट देखो कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है किसी भी एलिमेंट की, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, ठीक है, जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो ऑक्सीडाइजिंग पावर is directly proportional to electron gain enthalpy। ओके, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी, ओके। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा, ओके। और फिफ्थ पॉइंट है कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव तो उस नॉन मेटल की रिएक्टिविटी भी ज़्यादा, ओके। सो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ओके। मैंने ये चीज़ बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दी है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दो एंड डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू दी एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, ओके। तो होपफुली आपको ये टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुंच पाए, ओके। सो थैंक यू वेरी मच। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Press the bell icon to get the latest updates on upcoming videos.